हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा था फ्रांस देश से संबंधित जो मुख्य मुख्य चैप्टर थे उन वीडियो को अपन देख चुके हैं, उन चैप्टर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस के संबंधित। फ्रांस में जनसंख्या का वितरण, यानी कि किस प्रकार फ्रांस में जनसंख्या है, कौन से नंबर पर जनसंख्या के आधार पर आता है, यानी कि यूरोपीय देशों के संदर्भ में कौन से नंबर पर यहाँ आता है, कितनी जनसंख्या है, कब इसकी जनगणना हुई है, किस प्रकार यह मतलब नगरीय जनसंख्या में ज़्यादा है या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है, कहाँ कहाँ इसका प्रादुर्भाव है, उसका अध्ययन इसी वीडियो में करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो मुख्य मुख्य जो तथ्य हैं वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं फ्रांस में जनसंख्या का वितरण। फ्रांस जनसंख्या की दृष्टि से जर्मनी के बाद दूसरा बड़ा देश है। अब जर्मनी के बाद दूसरा बड़ा देश है तो आप बता सकते हैं ये किसकी बात हो रही है? ये एक यूरोपीय देशों की बात हो रही है, यानी कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है? कौन आता है? फ्रांस। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन आता है? फ्रांस। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्या आता है? भारत। ठीक है ना, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो फ्रांस आता है, ये यूरोप महाद्वीप का कौन सा नंबर का जनसंख्या के आधार पर देश है? दूसरा। और अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में दूसरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है ना। पहला कौन है विश्व में? तो चाइना। ठीक है ना, वो आप अच्छे से जानते हैं। दूसरे नंबर पर कौन? इंडिया। पहले पे कौन? चाइना। और इसी तरह यूरोप महाद्वीप में फ्रांस जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। पहला कौन रखता है? जर्मनी। ठीक है, यानी कि जर्मनी के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। किसके आधार पर बोल रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर। एक होता है क्षेत्रफल के आधार पर उसका स्थान, एक होता है जनसंख्या के आधार पर। अगर जैसे कि अपने भारत के रिगार्डिंग हर चीज में समझाता हूं, क्योंकि आपने भारत से संबंधित तथ्य पढ़ रखे हैं, विश्व के आधार पर नहीं पढ़ रखे हैं। विश्व के जो दूसरे देश उसके आधार पर आपने नहीं पढ़ रखा, इसलिए मैं हर बार ये होता है कि मैं भारत से संबंधित या राजस्थान से संबंधित आपको कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे विश्व में दूसरा स्थान किसका है? इंडिया का। किस आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। यूरोपीय देशों में जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश आता है? तो फ्रांस आता है दूसरे नंबर पर। पहला कौन सा होता है? जर्मनी। विश्व में जनसंख्या पर पहला चाइना। तो इसी तरह अगर भारत का देखें कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो सातवां। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? सातवां। तो फ्रांस का कुछ अलग क्षेत्र होता है, तो ये जनसंख्या के आधार पर तो दूसरा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस में 2017 में जनगणना हुई थी। भारत में प्रतिवर्ष कब जनगणना होती है? मतलब कितने दशकों में होती है? 10 साल में। अब कब होगी? 2021 में। इससे पहले कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, उससे पहले कब हुई थी? 2001 में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जनगणना होती है भारतवर्ष में। अब भारत को छोड़ो, अब अपन चल रहे विश्व में। तो फ्रांस में कब हुई थी जनगणना? 2017 में। उस समय फ्रांस की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6,49,80,548 व्यक्ति। ठीक है, 6 करोड़, लगभग 6.5 करोड़ व्यक्ति। भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार 121 करोड़। भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कौन सा स्थान रखता है विश्व में? दूसरा। और भूभाग की दृष्टि से विश्व में कितने प्रतिशत है? 2.4%। क्या है ये 2.4? आप जानते हैं 2.4 क्या है? यानी कि अगर पूरे विश्व का जो रहने की जगह का है ये स्थल भाग के ये, तो स्थल भाग जो कुल 100% स्थल भाग है उसमें से केवल और केवल भारत में स्थल भाग कितना है? 2.4%। यानी इस छोटे से इलाके में 2.4% भाग में 121 करोड़ जनसंख्या रहती है। और जो फ्रांस है उसमें 6 करोड़ या 6.5 करोड़ लगभग जनसंख्या निवास करती है। कहाँ 6.5 करोड़, कहाँ 121 करोड़। ठीक है, समझ सकते हैं आप। फ्रांस की वार्षिक जन्म दर कितनी है? 1.98%। यानी कि हर वर्ष लगभग 1-2% बोल सकते हैं। लगभग बोलूं तो ये तो फिक्स आंकड़ा 1.98%। ठीक है, वार्षिक जन्म दर, कितने बच्चों का जन्म होता है एक साल में, कुल जनसंख्या में इतने प्रतिशत और जुड़ जाते हैं हर साल। तो अगर मैं लगभग 2 भी मान लूँ, ठीक है, तो जो भारत देश है वो भारत देश में लगभग हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, ऐसे बोलते हैं।
क्या होता है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी पैदा होती है। आगे चलते हैं, यहाँ औसत जीवन प्रत्याशा 82 वर्ष है, 82। अब औसत जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, मतलब औसत जीवन प्रत्याशा कहते किसको है, लगभग, यानी कि हर व्यक्ति लगभग 82 साल तो जीता ही जीता, यानी 82 वर्ष जीता ही जीता। कहाँ पर फ्रांस में, ठीक है, जो पश्चिमी यूरोपीय देशों में सर्वाधिक है। देखो यूरोप महाद्वीप का आप देखोगे तो उसमें पश्चिम की ओर क्या आता है, फ्रांस। ये वाला फ्रांस कहाँ पर स्थित है, कहाँ अवस्थित है, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, वो सभी मैंने वीडियो पहले बना दी है, उसमें आप अध्ययन कर लें। प्लेलिस्ट में चले जाए या मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी अध्ययन कर सकते हैं। वो चीज जो भी वीडियो में किसी देश से संबंधित किसी यूनिट से रिगार्डिंग बनाता हूँ, वो पहली वीडियो आपको देखना बहुत 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 जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है, क्योंकि आप उसकी अवस्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप को जब तक नहीं समझोगे, किसी चीज के भौतिक स्वरूप या किसी स्थान के भौतिक स्वरूप को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक उसके अंदर की चीज को आप नहीं जान सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो वीडियो जरूर देख लें। तो लगभग यहाँ पर हर व्यक्ति कितना जीता है, 82 वर्ष, ठीक है, जो कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में सर्वाधिक है। यानी पश्चिम में जितने भी यूरोपीय देश हैं उन सभी में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा दर किसकी ज्यादा है, फ्रांस की। फ्रांस की औसत साक्षरता कितनी है, 99%। भारत की बहुत कम है इससे, ठीक है, भारत की बहुत कम है। भारत में साक्षर व्यक्ति किसको कहता है, आपको पता है? भारत में साक्षर व्यक्ति वह व्यक्ति जो 6 साल से बड़ा हो और पढ़ना लिखना, यानी अपना नाम लिखना और नाम पढ़ना जानता हो, उसे क्या कहते हैं, साक्षर। और इतना भी नहीं है क्योंकि उस 99 तो बहुत दूर हो गया। 99 तो किसकी है भारत में, केरल की साक्षरता दर। चलो भारत को छोड़ो, बार बार भारत अंदर लाऊंगा तो आपके अंदर भारत ही आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस में औसत साक्षरता दर कितनी है, 99%, ठीक है। फ्रांस की अधिकतम जनसंख्या शहरों में निवास करती है। देखो जो साक्षर है, समझदार हैं, वो कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, शहरों में, क्योंकि उनको इंडस्ट्रियल एरिया पसंद है, क्योंकि उनको व्यापार करना पसंद है, क्योंकि उनको जॉब करना पसंद है। इस वजह से वो शहरों में निवास करते हैं, उनको सुख सुविधाएं भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। फ्रांस की जलवायु दशाएं मानव निवास के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर जनघनत्व भी अधिक है। अधिक जनघनत्व वाला किस में आता है, पेरिस बेसिन, रोन बेसिन। पेरिस क्या है इसकी, फ्रांस की राजधानी, जिस तरह दिल्ली हमारी देश की राजधानी है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे, आप इनको जरूर कॉपी में नोट डाउन करें। अब इससे संबंधित और जो रह जाता है वो भी अपन इसके अंतर्गत ले लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं फ्रांस में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं, यानी कौन कौन सी ऐसी विशेषता अलग रखता है फ्रांस दूसरे देशों की तुलना में, या इसका जनघनत्व कितना है, कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है, उसका अध्ययन इसमें देख लेते हैं। मुख्य मुख्य तथ्य हैं, यही 4-5-6 पॉइंट है, यही आपको याद रखने हैं इसके रिगार्डिंग। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी, इसलिए मैं बोलता हूँ आप प्रॉपर नोट्स से जरूर बना लें। देखो लास्ट टाइम आपके पास टाइम रहे एग्जाम के टाइम, तब वापिस ये वीडियो जरूर देख लेना, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो उन वीडियो को भी देखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, और उन नोट्स के जरिए ही आपको ये रिकॉल हो जाएगा कि सर ऐसे पढ़ा रहे थे, ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे। इसलिए आप नोट्स प्रॉपर जरूर बनाएं और हर चैप्टर के बाद एक पेज छोड़ दें। जैसे कि अगर मैंने भी ये बनाया था फ्रांस में जनसंख्या वितरण, ठीक है, फ्रांस में जनसंख्या वितरण पढ़ाया, फिर उसमें जैसे यहाँ पर 2 पेज है आपके, 2 पेज में आपने लिखना शुरू किया, एक पेज में पूरा हो गया और दूसरे पेज में 2 लाइन, तो आप दूसरा चैप्टर यहाँ से मत चालू कीजिए, ये पूरा पेज छोड़ दो और नए पेज से दूसरा चैप्टर शुरू करो। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने कुछ नोट्स में आपको अवेलेबल और कुछ देने की कोशिश की, मैंने ये बात जरूर बोल दी, आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं सोच रहे हैं कि वीडियो से ही पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नोट्स सर सेंड करते हैं, PDF डालते हैं, उससे ही हो जाएगा। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना, जो चीज़ मैंने नोट्स में डाली है वो चीज़ वीडियो में नहीं है, और जो चीज़ वीडियो में है वो नोट्स में नहीं है। तो आपको नोट्स प्लस वीडियो दोनों को लेके चलोगे तभी 100% मिलेगा, वरना एक चीज़ को लेके चलेगा तो 70-60 के बीच में ही रह जाओगे, ठीक है। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्लस प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी में। मैंने जब क्लास लेता था तब मैंने आपको बताया है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो आपके क्या काम आता है, परसेंटेज बनाने में। नॉलेज तो देता ही देता, जनरल नॉलेज भी देता, हर तरह की नॉलेज भी देता। कंपटीशन एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं
आपके क्वेश्चन उठ के जरूर आएगा। तो उसको आप ऐसे ही पास होने के नजरिए से मत पढ़िए। अगर आपका पैशन है पढ़ना समझना और आगे पढ़ना समझना और पढ़ाना, ये होता है एक पैशन, तो उसको आपको हर एक पॉइंट को डीपली समझना होगा। कहीं पर भी किस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे अगर कंपटीशन एग्जाम में, वो भी मैं आपको किसी दिन एक वीडियो बना के समझा दूंगा। तो आपको नोट्स प्लस वीडियो दोनों पढ़ना है, दोनों समझना है, तभी आप 100% दे सकते हो और आपके टोटल परसेंटेज में ये बहुत अच्छा एक फायदेमंद रहेगा। आप कहीं पे भी रुक रहे होंगे तो ये परसेंटेज अप करने के लिए बहुत अच्छा एक जरिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्रांस में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं। तो फ्रांस का जनघनत्व कितना है, देखो सीधे सीधे पॉइंट से इसमें समझाने की जरूरत नहीं, चाहता तो ये पीडीएफ में भी दे सकता था, फिर भी मैंने कहा कि आज वीडियो बना देते हैं। तो देखो फ्रांस का जनघनत्व कितना है, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, 119 व्यक्ति। ठीक है ना, ये जनघनत्व किसका है, फ्रांस का। फ्रांस की 80.8% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, शहरों में। इससे पहले बता दिया था मैंने, जनसंख्या अधिकतर कहां पर निवास करती है, शहरों में। तो कितनी करती है, 80.8% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। फ्रांस में अधिकांश जनसंख्या समुद्री तटीय भागों में केंद्रित है। क्यों है, क्योंकि फ्रांस कितनी जल राशियों से या कितने समुद्रों से घिरा हुआ है, तो 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। कौन कौन से वो आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फ्रांस में अधिकांश जनसंख्या, और देखो कौन कौन से क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भाग, पेरिस बेसिन में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। फ्रांस के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयले की खदान या उसके भंडार होने की वजह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग, ये पूर्वी भाग है फ्रांस का, जैसे कैसे, ठीक है, ये पूर्वी और ये उत्तर पूर्वी, यानी इस भाग में क्या है, कोयले के खदान। मैंने बताया था उद्योग में शायद आपको कि कोयले खदान इस तरफ पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस दिशा में पाए जाते हैं फ्रांस के। तो इस जो भाग है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या किस वजह से, कोयले की अधिकता कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। ठीक है, तो रोजगार मिल गया लोगों को, रोजगार किसी व्यक्ति को मिलता है तो वह वहीं पर निवास करने की कोशिश करता है, इस वजह से यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस की शीतोष्ण जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मैंने बताया था आपको फ्रांस की जलवायु के अंतर्गत, फ्रांस की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण जलवायु है। उसका अक्षांश देशांतर विस्तार के आधार पर मैंने बताया था, जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देख ले। तो फ्रांस में जनसंख्या वितरण की विशेषता ये थी। अब देखते हैं फ्रांस की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उसका हम चार्ट ही देखेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर इसी के अंतर्गत रह जाता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित कारक किसके, फ्रांस की जनसंख्या को। ठीक है ना, किसी फ्रांस की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक है जहां पर, जैसे मैंने कहा है उसकी भौगोलिक अवस्थिति अच्छी है, उसकी जलवायु अच्छी है, पर कहीं कहीं पर्वत मैदान पठार और कहीं कहीं राजनीतिक और अलग अलग मानवीय क्रियाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की दो कारक होते हैं मुख्य रूप से। पहला कौन सा है, भौतिक कारक। पहला कारक कौन सा है, भौतिक कारक। दूसरा कौन सा होता है, मानवीय कारक। भौतिक कारक प्रकृति से संबंधित होता है, मानवीय कारक मानव से संबंधित होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। जिस तरह होता है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भूगोल की 2 शाखाएं, भूगोल की कितनी शाखाएं, 2। एक कौन सा है, भौतिक भूगोल, एक होता है मानव भूगोल, जो आपने कब पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, तो आप अच्छे से जानते हैं। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो उसको थोड़ा सुधार लें। आगे चले, अभी चलते हैं अपन अपने चैप्टर की ओर। क्या है प्रभावित करने वाले कारक, 2 कारक है, भौतिक कारक और मानवीय कारक। अब भौतिक कारकों में कौन कौन सी है, उसकी स्थिति, यानी कि वो किस कटिबंध में या किस क्षेत्र में आता है, उसकी स्थिति। जैसे कि अगर वो शीतोष्ण, समशीतोष्ण, उष्ण, आर्द्र, किस कटिबंध के अंतर्गत आता है। जैसे फ्रांस शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि उसकी स्थिति उसके अंतर्गत आती है। उसका धरातल, यानी उसका धरातल किस तरह है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, मैदानी भाग ज्यादा है कि पर्वतीय भाग ज्यादा है, पहाड़ी भाग ज्यादा है कि पठारी भाग ज्यादा है, उस पर भी आधारित होता है। अगर किसी देश में केवल पर्वत और पर्वतीय हो, केवल पर्वत और पर्वतीय हो, जैसे जापान अपनों ने पढ़ा था, जापान में सर्वाधिक पर्वत पाए जाते हैं, पर्वतीय देश कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो वो पर्वतीय देश के अंतर्गत आता है। तो ये धरातल जो होती है वो भी
किसी जनसंख्या के या किसी देश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। धरातल अच्छा होगा तो जनसंख्या अधिक होगी, धरातल विषम होगा तो जनसंख्या भी वितरण में असमानता पाई जाएगी। जैसे कि अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जनसंख्या का वितरण बहुत अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि धरातल का स्वरूप अलग अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं ऊंचाई। अब जीरो लेवल यानी कि सी लेवल से उस धरातल की ऊंचाई कितनी है? बहुत अधिक ऊंचाई होगी तो वहां पर क्या किसका प्रॉब्लम हो जाएगी? ठंड की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि धरातल से ऊपर की ओर जाने पर क्या होती है? ठंड बढ़ती है और धरातल से मध्य की ओर यानी भूगर्भ में जाने पर गर्मी बढ़ जाती है। तो वो भी कारक है। अगर ज्यादा ऊंचा वो भाग होगा या वो देश ज्यादा ऊंचाई पर होगा तो वहां पर ठंड का प्रभाव ज्यादा होगा। ठंड का प्रभाव ज्यादा होने से वहां पर जीवन बहुत कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं जलवायु। जलवायु मैंने बता ही दिया आपको कि फ्रांस की जलवायु कैसी है। फ्रांस की जलवायु अनुकूल है, इसलिए जलवायु। ठीक है, अगला देखते हैं वनस्पति। वनस्पति भी कहीं ना कहीं उसके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। वनस्पति अच्छी होगी यानी साग सब्जी फूल फल वगैरह सब कुछ अच्छी होगी तो वहां पर जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता यानी कि मिट्टी में उर्वरकता या कह सकते हैं हम पोषण तत्व है कि नहीं, उपजाऊ मिट्टी है या नहीं। अगर पूरे देश में अनुपजाऊ मृदा हो तो कृषि कार्य कैसे होगा? कृषि कार्य नहीं होगा तो जो इतनी सारी जनसंख्या है उसका भरण पोषण कैसे होगा? तो मिट्टी की उर्वरकता बहुत अहम हो जाती है। फिर आता है जलापूर्ति। जलापूर्ति, चलो मिट्टी अच्छी है, वनस्पति अच्छी है, जलवायु अच्छी है, ऊंचाई भी ठीक है, धरातल भी अच्छा है, स्थिति भी अच्छी है, लेकिन जल आपूर्ति नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, मीठा पानी नहीं है, तो फिर जनसंख्या कैसे निवास कर सकती है? रोटी कपड़ा मकान आप अच्छे से जानते हैं ये रहने के लिए। तो रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी के लिए भी क्या चाहिए? जल। रोटी ऐसे ही थोड़ी बन जाती है, उसमें भी तो जल की आवश्यकता होती है। फिर आता है खनिज। खनिज में आप जानते ही हैं जो भी लोहा है इसका, ये है इसको, वो है इसका, तांबा सीसा जस्ता सभी इसके अंतर्गत खनिजों के अंतर्गत आ जाते हैं। और अन्य जो भी कारक होते हैं जो भौतिक कारकों के अंतर्गत आते हैं वे सभी कारक क्या करते हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। मैं एक और बार दोहरा देता हूँ, स्थिति, धरातल, ऊंचाई, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी की उर्वरकता, जलापूर्ति, खनिज। ठीक है, ये मुख्य क्या थे? भौतिक कारक जो फ्रांस की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला देखते हैं मानवीय कारक। ये तो प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। ये सभी कारक किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? प्रकृति द्वारा। अब देखते हैं मानवीय कारक। ऐसे कौन कौन से मानवीय कारक हैं जिससे भी जनसंख्या का वितरण उलटफेर हो सकता है? जनसंख्या ज्यादा भी हो सकती है, जनसंख्या कम भी हो सकती है। तो इसमें देखते हैं ऐतिहासिक कारक कि जैसे कि अगर जैसे ऐतिहासिक कारक के रूप में देखूं मैं तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली से थोड़ी दूर क्या है? आगरा। आगरा में क्या है? ताजमहल। क्या है? ताजमहल। अब ताजमहल को देखने वर्ष भर में बहुत सारे सैलानी जाते हैं, इंडिया के भी जाते हैं और आउट ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल से भी टूरिस्ट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यह ऐतिहासिक कारक है या कि एक ऐतिहासिक इमारत है हमारे पास जो कि विश्व की 7 जो इमारतें हैं या मुख्य हैं उसके अंतर्गत आती है ताजमहल। राजस्थान में बात करो तो हवा महल है, बहुत सारे ऐसे हैं हजारों। राजस्थान में तो पूछिए मत, ऐतिहासिक कारक बहुत सारे हैं। तो ऐतिहासिक कारक भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अगला आता है आर्थिक विकास एवं व्यवस्था। अब आर्थिक विकास जो गुजरात वगैरह है, भारत राजस्थान की बात करूं तो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सर्वाधिक वस्त्रों की मिलें कहां पर स्थापित है? भीलवाड़ा में। तो वहां पर आर्थिक विकास अधिक हो गया है। ठीक है, आर्थिक विकास व्यवस्था भी अच्छी है, रोजगार भी है, तो लोग क्या वहां पर रहना और जाना पसंद करते हैं। प्राविधिकी, अलग अलग जो प्रोजेक्ट वगैरह लगते हैं उसके अंतर्गत भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। अगला आता है सामाजिक व्यवस्था। उस शहर, उस राज्य, उस देश की सामाजिक व्यवस्था कैसी है, यह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है कि किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है, सभी धर्मों वाले लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या एक दूसरे से अनबन रहती है, ये सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। राजनीतिक व्यवस्था, जो हमारे नेता लोग हैं किस प्रकार की नीतियां ला रहे हैं, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है या कुछ और है, लोकतंत्र है या कुछ और है,
क्या जनता को सर्वोपरि माना जाता है संविधान के अंतर्गत या उस देश के अंतर्गत? क्या उस देश का संविधान भी है या नहीं है? ये सभी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगर देश का संविधान अच्छा होगा, देश के जो पॉलिटिकल होते हैं बंदे, जो नेता लोग अपन जिसको बोलते हैं, वो अच्छे होंगे तो देश का, जैसे कि सीधी सी बात मैं कहूँ कि एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल सर्वोपरि होता है। कौन होता है? प्रिंसिपल या प्राचार्य सर्वोपरि होता है। प्राचार्य आता है कॉलेज में, प्रिंसिपल होता है स्कूल में, ठीक है। ये स्कूल है, इसमें स्कूल का प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, वो हर तरह की एक्टिविटी कराता है स्कूल में। तो उस स्कूल का क्या होगा? सर्वांगीण विकास होगा, उसमें बच्चे पढ़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी और इंटरनेशनल तक जाते हैं। अब इस स्कूल में एक दूसरी स्कूल है, उस दूसरी स्कूल में क्या है कि स्कूल तो अच्छी है, बहुत बड़ी भी, सब कुछ है, लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल अच्छा नहीं है। अब वो प्रिंसिपल, टीचर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, थोड़ा इधर उधर का करके, जो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब पे हैं अपन। तो वो मतलब सीधी सी बात, ये अच्छा प्रिंसिपल था, ये अच्छा प्रिंसिपल नहीं है, ये संभाल नहीं सकता इस स्कूल को, इस कॉलेज को, तो इसका विकास होगा, स्कूल का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मेन लीडर है वही सही नहीं है। अगर मेन लीडर प्रिंसिपल सही होगा तो टीचर सभी अच्छा काम करेंगे, टीचर अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे, बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे तो स्कूल का नाम रोशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी, राज्य स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी। तो पहली कड़ी कौन होता है? प्रिंसिपल, जो मुखिया होता है, ठीक है। इसी तरह स्कूल का मुखिया प्रिंसिपल है या प्राचार्य जो कि कॉलेज का मुखिया होता है। इसी तरह देश का मुखिया भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वगैरह वगैरह सभी जो भी मंत्री हैं हमारे जो संविधान में उल्लेखित हैं, उन सभी जो अपने पद की गरिमा को लांगे नहीं, पद का सही उपयोग करें, तो ही देश का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। अगर देश का विकास करना है तो मंत्रियों को और जो भी राजनेता है उनको अच्छा होना जरूरी है। उनको चुनता कौन है? अपन ही तो चुनते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजी, जैसे कि अगर संस्कृतियों का देश किसको कहा जाता है? भारत को। संस्कृतियों का देश भारत को। भगवान, कितने करोड़ भगवान है? अनलिमिटेड। तो वो सभी ये मनोवैज्ञानिक कारकों का अंतर्गत आता है कि किस तरह उस देश का मनोविज्ञान है, या कहते हैं साइकोलॉजी है, या ये देश, जैसे कि अगर पूर्व की पश्चिमी देशों की बात करें, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन देश भारत की रिकॉर्डिंग में इनकी बात करूँ तो आप सोचोगे वो कैसे आराम से जीते हैं, फ्री माइंड रहते हैं, एजुकेशन भी सिस्टम भी बहुत अच्छा है। 99 फ्रांस की 99% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी हर एक सेक्टर में आगे होते हैं। तो अपना एक साइकोलॉजी है कि फ्रांस वगैरह, इटली, जर्मनी, ये वो अमेरिका में लोग यार आराम से ऐशो इशरत से रहते हैं। इसी तरह इनका भी हमारे प्रति कोई ना कोई साइकोलॉजी बैठी हुई है कि संस्कृति से भरा एक देश है, सामाजिक सुधार है, इनमें सब जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, भारत अनेकताओं का में एकता वाला एक देश है, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं और अन्य कारक भी बहुत मानवीय कारकों से संबंधित तो होते हैं। तो ये मुख्य चार्ट है, इसको आप अच्छे से उतार लेना और जो जो मैंने बताया है उसको आप नोट डाउन कर लेना। तो यहीं तक था ये फ्रांस की जनसंख्या वितरण का पार्ट। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।